गर्मियां बढ़ने के साथ ही सभी अपना घोंसला छोड़ घर बनाने में लग गए। अपने अपने तरीकों से सब घर बनाने लगे। तभी मीनू, जिसे सभी मौसी कहा करते थे, वो भी अपने घर बनाने के लिए सोच ही रही थी कि तभी पड़ोस में रहने वाला बंटी उसके पास आया। अरे मीनू मौसी, कैसी हो? क्या सोच रही हो? बैठे बैठे दाने लेने नहीं जाना है क्या? नहीं जाओगे तो फिर शाम में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि धूप में निकलना तो मुमकिन ही नहीं रहा। अरे बंटी, दाना तो लाऊंगी, पर मैं घर की सोच रही थी, वो भी बनाना है। अभी बना लूंगी तो बरसात में भी काम आ जाएगा। तू बता, तू कैसा घर बनाया है? अभी कहाँ बनाया मीनू मौसी? जल्द ही 1-2 दिन में बनाना शुरू कर दूंगा। हाँ, जल्दी ही बना ले। मैं भी आज शुरू करने की सोच रही हूँ। चल, अभी तो पहले दाने ले आते हैं। दोनों चल पड़ते हैं दाने लाने के लिए। दोनों पास के गांव के खेतों से दाने लेकर लौटते हैं। मीनू मौसी दाने रखकर अभी बैठी ही थी कि कल्लू कौवा आ जाता है। अरे मौसी, कैसी हो? ठीक हूँ। तू आज इधर कैसे आया? ठीक है ना सब? हाँ मौसी, सब बढ़िया है। मैं पूछने आया हूँ कि आपने घर नहीं बनाया अभी तक। नहीं रे, आज सोच रही हूँ जंगल से लकड़ियाँ ले आऊं शाम तक और कल से घर बनाना शुरू कर दूं। तूने नहीं बनाया क्या? नहीं मौसी, वही देखने आया था ताकि आपका घर देखकर मैं भी वैसा ही बना लूं। तू खुद क्यों नहीं बना लेता अपने तरीके से? कब तक दूसरों की नकल करता रहेगा? कल्लू को ये बात सुन थोड़ा बुरा लगा। फिर उसने कहा, नहीं मौसी, बना लूंगा मैं भी। आपका घर जंगल में सबसे अच्छा होता है, इसलिए देखने आ गया था। ठीक है मौसी, अब मैं चलता हूँ। कल्लू सोचता सोचता चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता है। वैसा घर उसने पहले नहीं देखा होता, तो वह वहां पहुंच जाता है और आवाज लगाने लगता है। अरे कोई है भाई? बस थोड़ा सा पूछना था मुझे इस घर के लिए। तभी वहां एक नया पक्षी आता है और बोलता है, हाँ भाई, कहो क्या पूछना है? भाई, मुझे इस घर के बारे में पूछना था। ऐसा घर मैं पहली बार देख रहा हूँ। जरा आप बता सकते हो यह कैसे बना है? हाँ भाई, इसे मैंने बनाया है। इस घर में गर्मियों में गर्मी नहीं लगती और सर्दियों में सर्दी नहीं। अरे वाह, क्या बात है! आप मुझे यह घर बनाना सिखा सकते हैं? मैं भी ऐसा घर बनाना चाहता हूँ। नहीं भाई, मैं आपको यह घर बनाना नहीं सिखा सकता, पर मैं आपका घर बना दूंगा। बदले में मुझे रोज अनाज चाहिए 3 महीने तक। मैं एक व्यापारी हूँ और दूसरे जंगल से यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे घर के बदले अनाज लेकर अपने जंगल लौट जाऊंगा। मुझे मंजूर है भाई। फिर परदेसी उसका घर तैयार कर देता है। वह घर वाकई अंदर से बिल्कुल ठंडा होता है। ये बात जब मीनू मौसी को पता चली तो वह उसके घर पहुंचती है। वाह रे कल्लू, तूने क्या घर बनाया है जहाँ तो गर्मी का एहसास ही नहीं। मेरा घर भी ऐसा बनाने में मेरी मदद कर दे, मैं भी बना लूंगी। मौसी, मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। वापस आकर सारी बात बता दूंगा। मुझे दाने लेने जाना है। तो जा तू, जब तक मैं यहीं रुकती हूँ। तू आएगा तो बात करके चली जाऊंगी। कल्लू जल्दी में था, वह चल पड़ा, क्योंकि उसे घर के बदले उस परदेसी को दाने देने थे। इधर मीनू आराम से कल्लू के घर में गहरी नींद में सो गई। उधर परदेसी कल्लू को ढूंढता उसके घर आया और उसे आवाज देने लगा। काफी देर तक ना सुनने के बाद वह गुस्सा हो गया और उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और वह घर तोड़ने लगा। जब घर नीचे गिर गया, हाय रे, ये क्या हो गया? मर गई मैं तो। कल्लू कहाँ है? मैंने उसका घर बनाया, बदले में उसने वादा किया कि रोज अनाज देगा
और वह तुम्हें घर बेचकर भाग गया। ये सुन मीनू मौसी गुस्से से लाल हो गई कि ये घर उस परदेसी ने तोड़ा और वह उसे मारने लगी। तभी वहां कल्लू पहुंचा। कल्लू ने फिर सारी बात मौसी को बताई और परदेसी से कहा कि आज दाने लाने में थोड़ी देर हो गई और आपने मेरा घर तोड़ दिया। जब परदेसी को यह सारी बात पता चली तो उसे अफसोस हुआ और उसने कल्लू और मौसी से माफ़ी मांगी और उन्हें फिर से नया घर बना के देने का वादा किया। इस बार ऐसी गलती नहीं करेगा, यह बात भी दोहराया। ये कहानी सुंदरबन नाम के जंगल की है, जहाँ के सभी पशु पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। वहीं वह जंगल भी बहुत हरा भरा था। उसी जंगल में रानो चिड़िया भी रहा करती थी। वह बहुत मेहनती थी। उसके पास थोड़े से ही खेत थे, पर वह अपने मेहनत से अच्छा खासा अनाज उपजा लिया करती। हर बार की तरह इस बार भी रानो की मेहनत से अच्छी फसल हुई। इसी खुशी में वह सभी पक्षी को दावत के लिए बुलाने की योजना बनाई और बारी बारी से सबके घर चल पड़ी। पहले वह मीनू के घर पहुंची। अरे मीनू बहन, आज आपको घर आना है, दावत है। अरे रानो बहन, क्या खुशखबरी है। अरे मीनू बहन, इस साल भगवान की कृपा से मेरे खेतों में ठीक ठाक फसल हुई है, इसलिए सोचा अपने दोस्तों के साथ खुशी बांट लूं। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है रानो बहन, पर भगवान भी तो उसी का साथ देते हैं जो मेहनत करता है, और इस जंगल में सभी लोग जानते हैं आप कितनी मेहनती हो। नहीं बहन, मेहनत तो सभी करते हैं, मैं अकेली थोड़ी हूँ। अच्छा मीनू बहन, मैं चलती हूँ, औरों को भी तो बोलना है। और फिर वह वहां से चल पड़ी। कालू कौवा के पास उसे बोल के बाकी को भी बोल दिया। फिर अपने घर की तरफ लौट चली। काफी काम जो करना था। और फिर शाम को सभी रानो के घर आए। रानो ने सभी को मीठे फल और अनाज के दाने परोसे। सभी उसका स्वाद लेने लगे, रानो को बधाई देने लगे। वहीं रानो की नजर कालू पर गई। वह उदास लग रहा था, तो रानो ने उससे पूछा, अरे कालू भैया, क्या हुआ? आप इतने उदास कैसे हो? कुछ नहीं बहन, मैं ठीक हूँ। अरे भैया, क्या बात है, मुझे बताओ, हम दोस्त हैं, अगर आप मानते हो तो। हाँ हाँ बहन, हम अच्छे दोस्त हैं। रानो, यहाँ सभी पक्षी अपनी जिंदगी में खुश हैं, पर एक मैं ही हूँ जिसके पास कोई काम नहीं, और आगे की जिंदगी को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। बस इतनी सी बात, और आपने मुझे नहीं बताई। इसका हल तो कब का हो गया होता, पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहन, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा, आप उपाय बताओ बस। फिर रानो ने उसे लौकी के बीज दिए और उसे लगाने को कहा, और जब उसकी फसल अच्छी होगी तो वह उसे बाजार में बिकवा भी देगी। कालू ने खूब मेहनत की और कुछ ही दिनों के बाद लौकी की बहुत अच्छी फसल हुई। जब यह खबर रानो को पता चली तो वह कल्लू के पास आई। अरे वाह कालू भैया, फसल तो बहुत अच्छी हुई, आपकी मेहनत तो रंग लाई है। हाँ रानो बहन, पर आपके सहयोग के बिना ये सब नहीं कर पाता। अच्छा कल्लू भैया, कुछ ही दिनों बाद ये फसल काट लेना, मैं बाजार से बात करके सारे फसल बिकवा दूंगी। आपको अच्छी आमदनी होगी, क्योंकि फसल बहुत अच्छी हुई है। ठीक है रानो बहन। रानो इतना कहकर चल पड़ी। वहीं कालू के पड़ोस में उसका एक पड़ोसी रहता था, जिसका नाम जग्गू था। वह वैसे शुरू से ही कालू से जला करता था, पर उस वक्त कालू कुछ न करता तो उसे फर्क नहीं पड़ता था। पर अब वह मेहनत करने लगा तो उसका पड़ोसी उससे और ज्यादा जलने लगा। अच्छा, तो कल का निखट्टा आज फसल पैदा करके अमीर बनना चाहता है, मेरी बराबरी करना चाहता है। मैं भी देखता हूँ ये कैसे होता है।
फिर जग्गू ने रात में सारी फसल काट देने की योजना बनाई और फिर रात होते ही वह उसे काटने लगा। जब वह आधी फसल काट चुका था तो अगली फसल की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह उसकी जड़ काटने लगा, एक बड़ा लौकी उसकी तरफ लुढ़कने लगा। जब तक वह संभल पाता, वह उसके नीचे दब गया। मारे दर्द के वह चिल्लाने लगा, पर उस वक्त वहां कोई न था। फिर सुबह जब आलू अपनी फसल देखने आया तो वह जग्गू को लौकी के नीचे दबा पाया। फिर उसने आस पड़ोस से और पक्षियों को बुलाकर उसे घर ले गया। जग्गू के पैर और पंख टूट चुके थे, उसे अपने कर्मों की सजा मिल चुकी थी। फिर भी वह दर्द से कराहता हुआ कालू से क्षमा मांगने लगा। कालू बहुत दयालु था, उसने उसे माफ कर दिया और जब तक वह ठीक नहीं हुआ उसकी सेवा करता रहा। ठीक होने के बाद दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और फिर एक साथ फसल उगाने लगे और मेहनत करने लगे। मीनू, रानू और टूनी ये सभी आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। अरे तुम सबने बरसात की तैयारी कर ली है क्या? क्या तैयारी मासी? समझी नहीं। अरे रानू, तू अनजान है क्या? अभी गर्मी के बाद बरसात आने वाली है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। अब तो एक बार बरसात शुरू होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती, या फिर होती ही नहीं। इसलिए हमें पहले से तैयारी रखनी चाहिए। हाँ मौसी, आप सही कह रही हो। तो आप ही बताओ, हमें क्या क्या तैयारी करनी होगी? पहले तो हमें अपने लिए दानों का इंतजाम करना होगा, ताकि बरसात के वक्त हमें दाने के लिए भटकना ना पड़े। और दूसरा, हमें मजबूत घर बनाना होगा और मजबूत पेड़ पर, ताकि बरसात में हमारा घर ना टूटे और हमें ये परेशानी ना झेलनी पड़े। हाँ मौसी, तो क्यों ना हमें अभी पहले दानों का इंतजाम कर लें। हाँ हाँ, चलो पहले दाने ले आते हैं, फिर घर का करेंगे। फिर सभी दाने लेने चल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में कल्लू कौवा अपने घर के बाहर घोंसले में सोया हुआ मिलता है। सभी वहां पहुंचते हैं। फिर मीनू मौसी उसे उठाकर सारी बात बताती है, उसे भी साथ चलने को कहती है। अरे मौसी, अच्छा खासा सो रहा था, आपने खामखा जगा दिया। आप लोग क्यों इतना फिक्र करते हो? अभी बरसात में बहुत वक्त है। आप लोग जाने क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हो? मैं आपको बता दूं, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता हूँ। एक तो जिंदगी मिली है, उसे भी भाग दौड़ कर बर्बाद कर लूँ। मेरी मानो तो आप लोग भी अपने घर लौट जाओ और आराम करो, जिंदगी का मजा लो। बरसात आने में अभी बहुत वक्त है। ये नहीं समझेगा। चलो हम चलते हैं, इसको समझाना मेरे बस की बात नहीं। फिर सभी पास के खेतों की तरफ चल पड़ते हैं और इधर कल्लू फिर से आराम से सो जाता है। वे सब वहां से दाने चुनकर अपने घर की तरफ लौट चले। अब सबों के पास पूरे बरसात के लिए अनाज के दाने थे। आगे उन्हें कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। फिर एक सुबह वे सब मीनू मौसी के घर इकट्ठा हुए। वे सब अब घर बनाने की योजना करने लगे। टूनी कहती है, हमें ऐसा घर बनाना चाहिए जो आसानी से तूफान और बारिश को झेल सके। आप लोग बताओ, तो मैं एक उपाय बताऊं। फिर सभी ने हामी भरी। फिर रानू ने कहा, मैं पिछली बरसात के समय अपनी बहन के घर गई थी। उसने अपना घर ऐसा बनाया है कि वह बरसात और उसके आगे आने वाली सर्दियों को भी सह लिया था। मुझे उसने घर बनाने का सभी तरीका भी सिखाया। फिर हमें भी वैसा घर बनाना चाहिए। और फिर सभी उसी तरफ चल पड़े जहां से वे दाने लेकर आए थे। दाने लाते वक्त रानू ने खेत में काफी सूखी हुई लौकी देखी और उसे समझ में आ गया कि किसान अब इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे और उसे अपने बहन के घर की याद आ गई थी। फिर सभी उस खेत में पहुंचे। रानू के बताए अनुसार सभी उस लौकी को अंदर से खोखला करने लगे। कुछ ही देर बाद वे कामयाब हो चुके थे। फिर बारी बारी से तीनों उस लौकी को पेड़ की तरफ लेकर चल पड़े। खोखला होने की वजह से वह बहुत हल्की हो चुकी थी
पर बाहर से अभी भी सख्त थी। फिर थोड़ी मेहनत के बाद सभी का घर बरसात के लिए तैयार था। सभी के पास खाने और रहने का इंतजाम हो चुका था। वहीं कल्लू अभी भी वैसे ही अपने मन से चला जा रहा था। फिर एक रात बरसात शुरू हो गई। कल्लू शुरू में तो बरसात का आनंद लेने लगा। वाह, क्या मौसम है! इतनी गर्मी के बाद बरसात कितना सुकून दे रहा है। थोड़ी देर बीत जाने के बाद उसे ठंड लगने लगी। अब वह पेड़ भी बारिश की बूंदों को नहीं रोक पा रहा था। तभी अचानक एक पेड़ की डाली उसके ऊपर गिर पड़ी और वह बेहोश हो गया। इधर मीनू, रानो और टोनी को ये बारिश देख कल्लू का ख्याल आने लगा और उन्हें उसकी चिंता होने लगी। तब सभी एक साथ कल्लू के घर की तरफ जाने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे, कल्लू को अपने घोंसले में बेहोश पड़ा देखा। फिर सभी की कोशिश के बाद कल्लू को होश आया तो उसने सारी बात उन्हें बताई और उनका धन्यवाद किया कि यदि वे ना आते तो वह बच ही ना पाता। फिर वे उसे अपने घर ले आए और फिर बारिश रुकते ही कल्लू अपना घर बनाने में जुट गया और वे तीनों भी उसकी मदद करने लगे। जंगल में एक खबर हर तरफ फैली हुई थी। खूनी चील जो जाने किस जंगल से आया था और इस जंगल में वह आतंक मचाए था। वह किसी भी पक्षी को उठा लिया करता और मारकर खा जाया करता था। मीनू, रानो और कल्लू वो भी इसी जंगल में रहा करते थे। तीनों बहुत अच्छे पड़ोसी थे और वे आपस में मिलजुल कर रहा करते। मीनू के 2 बच्चे होते हैं, वे अभी छोटे होते हैं, इसलिए ये खबर सुन मीनू को ज्यादा चिंता होती है। अरे, आप लोगों ने ये खबर सुनी क्या? एक खूनी चील इस जंगल में आया है और पूरे जंगल में आतंक मचाए है। हाँ कल्लू भाई, इस बात को सुन मुझे काफी चिंता हो रही है। वहीं इसको रोकने के लिए राजा साहब भी अभी इस जंगल में मौजूद नहीं है। जब तक वे नहीं लौटते तब तक ये चील हमारा रहना भी दुर्लभ कर देगा। हाँ मीनू बहन, मैं जानती हूँ आपको ज्यादा चिंता इन बच्चों की है, पर आप चिंता न करें, हम सब इसका ध्यान रखेंगे। हाँ मीनू बहन, रानो सही कह रही है, हम सब इसका ध्यान देंगे। बस कुछ दिन की बात है, जब राजा साहब लौट आएंगे तो सब सही हो जाएगा। आप चिंता मत करो, शाम ढलने वाली है, इससे पहले हमें दाने का इंतजाम कर लेना चाहिए। हाँ, पर हम सभी को नहीं जाना चाहिए। कोई एक यहाँ रुकेगा और बच्चों का ध्यान रखेगा, बदले में बाकी दोनों उसके लिए भी दाने लेकर आएंगे। हाँ, सही कह रही हो। तो आज रानो बहन आप रुको, मैं और मीनू बहन आपके हिस्से का भी दाने लेते आएंगे। फिर दोनों चल पड़ते हैं दाने लाने। इधर रानो दोनों बच्चों को घर में रहने बोलती है और घर के बाहर पहरा देने लगती है। उधर कालू और मीनू चलते चलते एक खेत में पहुंचे और वहां दाने बिनने लगे। जब दाने ठीक ठाक हुए तो वे चल पड़े। रास्ते में उन्हें आम के पेड़ दिखाई दिए। वे वहां रुक गए और बच्चों के लिए आम लेने लगे। तभी वह खूनी चील उड़ता हुआ उस पेड़ पर आ बैठा और बात करने लगा। वैसे तो जंगल में बड़ा मजा आ रहा है, पर अभी तक मुलायम मांस खाने को नहीं मिला। अभी तक कोई चिड़िया का बच्चा नहीं मिला। लगता है सभी अपने बच्चे को मुझसे छिपा कर रखते हैं। अब मुझे कुछ करना होगा। अभी तो मैं बहुत थक गया हूँ। पहले जाके अपने घोंसले में सो लेता हूँ। कल कोई योजना बनाता हूँ इसके लिए। और फिर वह अपने घोंसले की तरफ उड़ चला। ये सारी बात कल्लू और मीनू ने सुना तो वे और चौकन्ने हो गए, क्योंकि अब इसका आतंक बढ़ने वाला था। हमें और सचेत रहना होगा मीनू बहन। हाँ, अब किसी भी हालत में हमें बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना होगा। फिर वे दोनों अपने घर की तरफ लौट चले। फिर घर पहुंचकर वे सारी बात रानो को बताया और आगे से बच्चों पर अधिक ध्यान देंगे ये फैसला किया। फिर वे अपने अपने घर चले गए। वहीं मीनू
अपने बच्चों के साथ घर के अंदर आ गई और बच्चों को बताने लगी। बच्चों, मेरी बात आज ध्यान से सुनो और हमेशा इसका ख्याल रखना। हाँ माँ। बच्चों, कुछ दिनों तक तुम दोनों घर से दूर नहीं जाओगे और अगर खेलने का मन हो तो घर के बाहर ही खेलना, पर जब रानू मौसी, कालू मामा या मैं रहूं, ठीक है? हाँ माँ, हम याद रखेंगे। फिर वे सो गए। कुछ दिन तक ऐसे ही सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन वही खूनी चील की नजर उन बच्चों पर पड़ गई और उसके मुंह में पानी आ गया वाह, इन बच्चों का मांस कितना मुलायम होगा। और वह योजना बनाने लगा। उसका एक चमचा भी था जो उसके जूठन खाकर जिया करता। वह एकदम धूर्त था। वह चील की हर बात मानता। चील ने उसे सारी बात बताई और उसे वहां भेजा। आज बच्चों की रखवाली की जिम्मेवारी कल्लू कौवे की थी। अरे कल्लू भैया, जल्दी चलो, रानू और मीनू बहन पर वह चील हमला कर बैठा है। दोनों अकेले नहीं लड़ पा रहे हैं, आपको चलना होगा। कल्लू घबराकर चल पड़ा। उसके जाते ही चील उसके घर पर आ पहुंचा और गेट खटखटाने लगा। बच्चे ने सोचा उनकी माँ लौट आई होगी और वे गेट खोल बैठे। चील ने उन्हें थैले में डाल लिया और वहां से चल पड़ा। इधर कल्लू जब वहां पहुंचा तो उसे ना चील दिखा और ना मीनू और ना रानू। तब वह उससे पूछा, अरे कल्लू भैया, मुझे भी किसी ने बताया, इसलिए मैं आपको बताने आ गया था। अचानक कल्लू को बच्चे का ख्याल आया और वह वहां से भागा भागा घर पहुंचा। जो डर था वह हो चुका था। बच्चे घर से गायब थे। कल्लू चील के घर की तरफ चल पड़ा। उन बच्चों के थैलों को अपने घर के नीचे रख चील कहीं गया होता है। कल्लू वहां पहुंच उस थैले को खोलकर बच्चे को निकाल लेता है और उस थैले में पत्थर भरकर रख देता है। तभी चील उसे आता दिखता है। वे तीनों झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। चील के साथ उसका चमचा भी होता है, जिसे देख कल्लू सारी बात समझ जाता है। तभी चील चमचे से कहता है, लगता है आज बस इतना ही खाने को हो पाएगा। चल, इस थैले को उठाकर घोंसले में ले चल, वहाँ दावत करते हैं। चमचा पूरा दम लगा देता है पर वह थैले को नहीं उठा पाता। अरे निकम्मा, तू बस खाने में आगे रहता है, हट। उस पत्थर के थैले को पूरी ताकत से उठाता है। थैले में वजन होने की वजह से वह थैला नीचे आने लगता है, पर चील उसे छोड़ नहीं पाता क्योंकि उसका नाखून उसमें फंस जाता है और वह थैले के साथ खाई में गिर जाता है। ये सब देख चमचा वहां से भाग खड़ा होता है। फिर कल्लू बच्चों के साथ घर पहुंचता है। सारी बात पता चलने के बाद वे भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। इधर राजा साहब भी अब लौट आए थे। जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने उस चमचे को कड़ी सजा सुनाई और बच्चे और कल्लू की खूब तारीफ की और उन्हें इनाम भी दिया। नीलगिरी के पहाड़ों में एक सुंदरबन नाम का जंगल था। उस जंगल में एक पक्षियों का गांव था। वहां के सभी पक्षी अपना अपना काम और व्यापार कर अपना घर चलाया करते। उसी जंगल में टूनी अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। उसका पति एक हादसे में चल बसा था, इसलिए उसके बच्चे की सारी जिम्मेदारी उस पर थी। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो ना। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर और, शाम में कुछ न कुछ ले आऊंगी। बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो। आजकल उसके पास कोई काम न था, जिससे उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं आजकल गर्मियां भी जोरों से चल रही थी। हालांकि बरसात आने वाली ही थी, पर इस वक्त जंगल में पानी की भी कमी हो गई थी। वहीं टूनी के पड़ोस में बंटू चिड़ा अपने बड़े से मिट्टी के घर में रहा करता था। वह पानी का व्यापार करता। गर्मियों में वह जंगल के पक्षियों को पानी बेचा करता, बदले में मुंह मांगे पैसे या अनाज लिया करता था। टूनी का बच्चा जब बार बार जिद करता है तो टूनी बंटू के घर जाकर उससे उधार में कुछ अनाज और पानी मांगती है। टूनी बहन, सच कहूँ तो मैं व्यापार करता हूँ, कोई उधार की दुकान नहीं है मेरी। अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो
तो मैं तुम्हें पानी और अनाज के दाने नहीं दे पाऊंगा। मुझे माफ करो। टूनी बेचारी निराश होकर अपने घर लौट आती है और फिर किसी तरह अपने बच्चे को समझाती है वह शाम में उसके लिए मीठे फल जरूर लेकर आएगी। फिर थोड़ी धूप कम होते ही वह चल पड़ती है। वह ज्यादा दूर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसका बच्चा अभी छोटा था और उसे अपने बच्चे की हमेशा फिक्र रहती थी। काफी भटकने के बाद वह थक कर एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी वहाँ रानू चिड़िया उसी पेड़ पर आकर बैठती है। अरे टूनी कैसी है? बहुत दिनों बाद मिली। अरे रानू मासी, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आपको बहुत दिन बाद देखा इधर। हाँ टूनी, मैं यहाँ फल बेचा करती हूँ अपने जंगल से लाकर। अच्छा मासी, क्या आपके जंगल में अभी भी इतने फल हैं? हाँ टूनी, उधर किसी चीज की परेशानी नहीं है। मैंने तो कितनी बार कहा तू अपने बच्चे के साथ वहीं चल ले। हाँ मासी, मैं भी चाहती हूँ, पर अभी वह बहुत छोटा है, इतनी दूर उड़ नहीं पाएगा। शायद बरसात के बाद हम वहाँ आ जाएं। अच्छा ठीक है, पर ये तो बता तू यहाँ कैसे? फिर टूनी ने सारी बात रानू मौसी को बता दी। अभी तो ये फल ले जा और कल तू मेरे जंगल आ जा। वहाँ से फल और अनाज ले आइयो ताकि बरसात में कोई और परेशानी ना हो। ठीक है मासी, आपका बहुत शुक्रिया। कल मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ही निकल जाऊँ और आपके पास पहुँच जाऊँ। फिर दोनों एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। घर आकर टूनी ने वो फल अपने बच्चे को खाने को दिया। तभी कालू कौआ उसके घर आ पहुंचा। अरे टूनी बहन, सब ठीक है ना? कालू टूनी का अच्छा पड़ोसी होता है। वह अक्सर टूनी की मदद करता है। हालांकि बेचारा खुद मेहनत मजदूरी कर अपना घर चलाया करता है, पर फिर भी वह जंगल में हर पक्षियों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। फिर टूनी ने सारी बात कालू को बताई और उससे विनती की कि अगर वह कल उसके बच्चे का ध्यान रखे तो वह रानू मौसी के जंगल से अनाज और फल ले आएगी, जिससे उसके पास खाने के लिए और उस अनाज के बदले पानी खरीदने का भी हो जाएगा, वरना रोज नदी जाना संभव नहीं है। कालू मान जाता है और सुबह होते ही टूनी निकल पड़ती है। जब वह पहुंचने वाली होती है तो मौसम अचानक खराब होने लगता है और जैसे ही वह रानू के घर पहुंचती है बारिश जोरों से होने लगती है। फिर वह रानू मौसी के घर रुक जाती है, पर उसका ध्यान अपने बच्चे पर ही होता है। इधर भयंकर बारिश के चलते जंगल में बाढ़ सी आ जाती है। टूनी का घर बहुत कमजोर होता है तो वह घर टूट जाता है। हालांकि वक्त रहते कालू उसके बच्चे को घर से निकाल लेता है। इधर जब बारिश थोड़ा धीमा हुआ तो टूनी थोड़े अनाज और फल लेकर वहां से भागी भागी अपने जंगल की तरफ चल पड़ती है। रानू उसे विदा करती है और दिलासा देती है कि सब ठीक होगा। टूनी जब अपने जंगल पहुंचती है तो उसे बंटू रोता और चिल्लाता नजर आता है। उसका मिट्टी का घर बारिश की पानी में बह गया था और उसका व्यापार भी अस्त व्यस्त हो चुका था। वहीं वह कीचड़ में फंसा खुद को बचाने की गुहार लगा रहा था। फिर टूनी उसे बाहर निकाल लेती है। बंटू रो रो कर टूनी का शुक्रिया अदा करता है, पर टूनी बिना कुछ बोले भागी भागी अपने घर पहुंचती है। उसे ये देख बहुत सुकून मिलता है कि उसका बच्चा सही सलामत था। वह उसके गले लग जाता है। फिर सारी बात जानने के बाद और अपना घर खोने के बाद टूनी ये फैसला करती है कि वह यह जंगल छोड़कर रानू मौसी के जंगल चली जाएगी और वहीं बस जाएगी। और कालू भी उसके साथ जाने और वहीं रहने का फैसला करता है। फिर वे चल पड़ते हैं। रास्ते में बंटू उन्हें फिर मिलता है, जो अपने घर के आगे रो रहा होता है। फिर रानू उसके पास पहुंचकर वह पोटली उसे दे देती है, जो वह रानू के जंगल से अपने बच्चे के लिए लाई होती है, और उसे कहती है, अब आप अपना घर बनाने में लग जाओ। टूनी की मेहरबानी देख बंटू शर्मिंदा हो जाता है और अपने किए की उससे माफी मांगने लगता है। टूनी उसे माफ कर अपने नए आशियाने की तरफ चल पड़ती है।
बरसात का मौसम था और आए दिन जंगल में भारी बारिश होती रहती थी। इसलिए सभी पक्षी ज्यादातर अपने अपने घरों में ही रहा करते थे। सभी ने बरसात आने से पहले ही खाने पीने की व्यवस्था कर ली थी। उसी जंगल में टूनी भी अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। कुछ वक्त से वह बीमार चल रही थी, जिसके कारण वह बरसात के लिए दाने जमा नहीं कर पाती। हाय राम, घर में कुछ खाने को नहीं है। अभी अगर बच्चे मांगेंगे तो उन्हें क्या दूंगी खाने को? अभी मौसम साफ है, देखती हूँ। टूनी अपने घर से निकल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद मौसम बिगड़ने लगता है, पर फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता, ना कोई अनाज का दाना, ना कोई फल। बेचारी लौटकर अपने घर को आ जाती है। फिर अचानक काले बादलों के साथ भारी बारिश शुरू हो जाती है। माँ, आप क्या लाई हो हमारे लिए? बच्चों, बारिश आ गई थी इसलिए कुछ ना ला पाई। अभी जब बारिश रुकेगी तो मैं तुम दोनों के लिए मीठे फल लेकर आऊंगी। ये उसके बच्चों के लिए पहली बारिश थी। जब जब बादल गरजते बच्चे डरकर माँ के पास आ जाते। टूनी घर के बाहर देख ये सोच रही होती है, हे भगवान, बारिश जाने कब रुकेगी? इतनी बरसात तो मैंने सालों से नहीं देखी। अब बच्चों के लिए कहाँ से दाने लाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। रात भी होने वाली है। तभी उसे लगा क्यों ना 1-2 दिन के लिए थोड़े अनाज के दाने अपने पड़ोसियों से उधार ले लिए जाए। बाद में जब मौसम ठीक होगा तो वह उसे लौटा देगी। यही सोचकर वह बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं अभी आती हूँ दाने लेकर, तुम लोग यहीं रहना। और वह कालू कौवे के घर की तरफ चल पड़ी। कालू उसके पड़ोस में ही रहता था। टूनी उसके घर पहुंची और आवाज लगाने लगी, कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, आपकी थोड़ी मदद चाहिए। अंदर से कालू एक बार तो सोचा कि गेट खोलकर पूछे कि क्या बात है, इतनी बारिश में ये टूनी क्यों परेशान है। तभी टूनी बोल पड़ी, कालू भैया, थोड़े अनाज के दाने हो तो दे दो, मैं आपको जल्दी वापस कर दूंगी। आज रात के लिए चाहिए बस। बच्चों को बरसा में भूखे सुलाना पड़ेगा नहीं तो। अनाज का नाम सुनते ही कालू चुप हो गया और सोचने लगा, अगर इसको दे दिया तो मेरा क्या होगा? जाने ये बरसात कब रुके। छोड़ो, कहीं और चली जाएगी। एक मैं ही थोड़ी हूँ। और वह चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठा रहा। टूनी ने जब कोई उत्तर ना पाया तो वह सोचने लगी, शायद कालू भैया घर पर नहीं हैं। और वह रानू मौसी के घर की तरफ चल पड़ी। जब वह रानू के घर पहुंची तो टूनी उसे भी आवाज लगाने लगी, ओ रानू मौसी, आप घर पर हो क्या? मुझे आपकी मदद चाहिए। रानू के कान में जब आवाज मिली तो उसने अंदर से ही कहा, क्या हुआ टूनी? बरसात में तू यहाँ क्या कर रही है? मौसी, मुझे कुछ अनाज के दाने चाहिए। अगर आपके पास है तो दे दो, बस आज रात के लिए। कल मैं आपको वापस कर दूंगी। अरे टूनी, नहीं है इतने अनाज के दाने कि मैं तुझे दे पाऊँ। मुझे माफ कर दे। ये बात बोल रानू सोचने लगती है, अभी इसको अनाज के दाने दे दूंगी तो मुझे कम पड़ जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि बारिश अभी बंद होने वाली है। इधर टूनी निराश होकर घर जाने के लिए निकली ही थी कि रानू का घर पेड़ से नीचे गिर पड़ा। हाय रे, मर गई मैं तो। कोई है क्या? जब टूनी ने देखा तो वह तुरंत रानू को निकाल लेती है टूटे घर से। वही रानू का घर में रखा अनाज पानी में गीला हो जाता है। आवाज सुनकर कालू अपने घर से निकलकर देखता है, पर उसके पास नहीं जाता। अरे हाय रे, मेरा घर भी टूट गया। अब मैं कहाँ रहूंगी? अरे मौसी, आप मेरे घर रहोगी और कहाँ? और अभी मेरे पास खाने के लिए अनाज के दाने नहीं हैं, पर मैं सुबह जरूर ले आऊंगी। बस आज रात की बात है। चलो, अब मेरे घर चलो। रानू को टूनी की बात सुन खुद पर बहुत शर्माती है, और ये सारी बात कालू भी सुन रहा होता है। उसने जब टूनी की बात सुनी
तो वह उनके पास जा पहुंचा और कहने लगा, टूनी बहन, मैं कितना गलत किया तुम्हारे साथ। इस वक्त जब सबों को एक दूसरे का साथ देना था तो मैंने आपसे पूछा तक नहीं। मुझे माफ़ कर दो। रानो भी टूनी से यही बोल पड़ी। चलो आप मेरे घर चलो और वहाँ से जितने अनाज चाहिए ले जाओ। जब बारिश रुके तो मैं और ले आऊँगा। फिर टूनी को कालू कौवा इतना अनाज देता है कि वह उसके बच्चे और रानो मौसी और टूनी आराम से खा पाएं और उन्हें 2-3 दिन तक कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। वहीं ये मदद कर कालू को भी बहुत सुकून मिलता है और वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि वक्त रहते उसे ये सबक मिला। अगर आप किसी की मदद करने में सक्षम हैं तो ज़रूर करें। इससे आपका शायद कुछ ना जाए पर किसी के लिए वह वरदान होगा। मीनू और टूनी दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। उनका बचपन काफी कठिनाइयों से बीता था क्योंकि दोनों बचपन में ही अनाथ हो गए थे, पर एक दूसरे के साथ की वजह से आज वे इस हालत में थे कि अपना जीवन आसानी से बिता सके। आज राजा साहब ने जंगल में एक सभा रखी थी। बाहर राजा का एक कर्मचारी आवाज लगा रहा था, सुनो सभी, आज शाम 4 बजे राजा साहब ने सभा रखी है। सभी समय पर पहुंच जाना। ये सभा बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, इसलिए आप सबों को जो भी काम है अभी खत्म कर लो। अरे ऐसा क्या हो सकता है टोनी? पता नहीं मीनू, पर जरूर बहुत जरूरी बात करनी होगी राजा साहब को, इसलिए हमें अपना काम खत्म कर लेना चाहिए। और वे दोनों चल पड़ते हैं अनाज और फल लाने। उनके पड़ोस में ही रानो और कालू भी रहा करते थे। उन्होंने भी जब यह सुना तो अपना काम खत्म करने चल पड़े। फिर जब शाम हुई तो सभी राजा साहब के बताए जगह पर पहुंच गए। तब राजा साहब बोल पड़े, मैंने आप सभी को इसलिए बुलाया है कि आने वाला समय अब बरसात का है, तो मैं आप सबों से जानना चाहता हूँ कि आप सबों ने क्या क्या तैयारी की है। राजा साहब, मैं समझा नहीं। हाँ राजा साहब, हमें बताएं। अरे मेरा ये कहना है कि हम सभी को इन दिनों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने घर को मजबूत करना होगा, अगर वे कमजोर हैं तो, या उसे नया बनाना होगा। इन दिनों के लिए अपने घरों में अनाज और पानी भर कर रखना होगा, और अगर इन सब में किसी को मदद चाहिए तो मैं मदद के लिए तैयार हूँ। राजा साहब, हमें ये सब सुझाव देने के लिए शुक्रिया। हम सब अब घर जाकर देखते हैं और तैयारी में लग जाते हैं। हमें जरूरत होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिर सभी इजाजत लेकर अपने अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। मीनू टूनी जब अपने घर पहुँचे तो अपने घर की हालत देख उन्हें लगता है कि उन्हें अपना नया घर बनाना चाहिए। फिर वे दोनों काफी सोच विचार के बाद कल्लू के घर जाते हैं। कालू मामा, और कालू मामा। कालू बाहर आता है। अरे टूनी, अरे मीनू, क्या हुआ? कालू मामा, क्या हम अपना घर बनाएं? हमारा घर नया नहीं है, बस यही सलाह लेना चाहते थे आपसे, तभी यहाँ आए हैं। वे सब यह बात कर ही रहे होते हैं कि रानो वहाँ आ जाती है। फिर कालू और रानो यही सलाह देते हैं, अरे बच्चों, आजकल कहाँ होती है इतनी बारिश? मुझे लगता है हमें अपने घर की थोड़ी बहुत मरम्मत कर लेनी चाहिए, बस बाकी सर्दियों में नए घर का सोचेंगे। कालू ने भी यही बात मीनू टोनी से कही। फिर दोनों वहाँ से दानों के लिए चल पड़े। खेत में पहुँच मीनू टोनी से कहती है, टोनी, मुझे लगता है हमें अपना नया घर बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो राजा साहब इतनी जल्दी हम सभी को नहीं बुलाते। हाँ मीनू, तुमने सही कहा, हम अनाज के दाने के साथ लकड़ियाँ भी ले जाएंगे। फिर वे दोनों रोज अनाज के दानों के साथ लकड़ियाँ भी ले जाने लगे और अपना नया घर तैयार कर लिया। इसी तरह कुछ समय बीता और बरसात आ गई। लगातार बारिश होते जा रही थी, क्या दिन क्या रात। एक रात इसी तरह बारिश हो रही होती है, तभी कालू का घर टूटकर डाली से नीचे गिर जाता है और कालू किसी तरह बच जाता है। उस घनघोर बारिश में वह कहाँ जाए यह सोचने लगता है।
तभी उसे रानू मौसी की याद आती है और वह उसके घर पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचा तो वह देखता है रानू मौसी बारिश में भीग रही होती है। फिर उसकी नजर रानू मौसी के घर पर पड़ी तो देखा कि रानू के घर की छत उड़ चुकी है। कालू को देख रानू कहती है, अरे कालू, अच्छा हुआ तू आ गया। मैं तेरे घर ही आ रही थी। देख, मेरा घर टूट गया और सारे जमा किए अनाज भी बेकार हो गए। अरे मासी, देख रहा हूँ, यही मेरे साथ भी हुआ है। मेरा तो घर ही टूट कर नीचे गिर गया। वो तो भगवान की कृपा थी कि मैं बच गया। मैं तो ये सोचकर आपके पास आया था कि बारिश रुकने तक यहाँ रुक जाऊंगा, पर आपका हाल भी मेरे जैसा ही है। अरे रे, तो अब क्या करें? अरे मासी, हम टोनी मीनू के घर चले जाते हैं। जब तक बारिश रुकेगी हम वहाँ रुक लेंगे। फिर दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं और आवाज लगाने लगते हैं। अरे टूनी, हमारी मदद करो। टूनी आवाज सुन झट से दरवाजा खोल देती है और फिर कालू और रानू अंदर आ जाते हैं। फिर वे सारी बात टूनी मीनू को बताते हैं। फिर टूनी कहती है, आप दोनों जब तक चाहो जब तक यहाँ रह सकते हो। हमने नया घर बनाया है, माफ करना हमें। हमने आपकी बात नहीं मानी क्योंकि हमारे घर की हालत बहुत खराब थी। इसलिए हम दोनों ने ये फैसला किया था कि हम अपना नया घर बनाएंगे। इसी तरह बारिश लगातार 2-3 दिन तक चलती रही और कालू और रानू दोनों टूनी मीनू के घर आराम से रह रहे। बारिश समाप्त होने के बाद राजा साहब सभी का हाल समाचार लेने आए। फिर कालू उन्हें टूनी मीनू की सारी बात बताता है कि कैसे टूनी और मीनू ने उनको अपने घर में रखा। यह सब जानने के बाद राजा साहब टूनी और मीनू को बहुत शाबाशी देते हैं और उनकी बहुत तारीफ करते हैं और यह बात कहते हैं कि जरूरी नहीं कि उम्र के साथ ही सूझबूझ हो। आपने यह आज साबित किया है। हिमालय के जंगल में पक्षियों के कुछ परिवार रहा करते थे। सभी अपना मेहनत करते और घर परिवार पाला करते। उन्हीं में कालू भी था। वह बड़ा आलसी था। आए दिन वह किसी न किसी के घर पहुंच जाता, वो भी जब उनके खाने का वक्त होता। अरे मासी, घर पर हो क्या? वह रानू के घर जा पहुंचा और आवाज लगाता है, अरे कालू, आजा, खा ले। मीठे फल लाई थी, अभी खा के फिर निकलूंगी अनाज के दानों के लिए। कालू तो बस यही सुनना चाहता था। मन ही मन वह सोचता है, अरे चलो, आज के खाने का इंतजाम तो हुआ। अब आराम से घर जाकर सो जाऊंगा। इस तरह वह खाने के बाद अपने टूटे फूटे घर की ओर चल पड़ा और वहां जाकर फिर से सो गया। इधर सारे पक्षी अनाज और फलों के लिए चल पड़े और इधर कालू के दिन इस तरह कट रहे। अगली सुबह वह मीनू के घर जा पहुंचा और आवाज लगाने लगा, अरे मीनू बहन, घर पर हो क्या? अरे हाँ कालू भैया, आइए। मीनू ने उसके आगे फल परोस दिया और वह खाकर घर की तरफ चल पड़ा और जाकर फिर से सो गया। इधर मीनू बेचारी आधे पेट रह गई। मीनू अकेली नहीं थी, उसके 2 बच्चे भी थे जो अभी बहुत छोटे थे और उन सब के खाने का इंतजाम उसे ही करना पड़ता था। बेचारी आज भी चल पड़ी अनाज की तलाश में। इधर कालू का एक और दिन बीत गया। अगले दिन वह टूनी के घर जा पहुंचा। अरे टूनी बहन, घर पर हो क्या? हाँ कालू भैया, कहो कैसे आना हुआ? अरे बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा मिलते चलो। और खाना पीना हो गया क्या? अच्छा, खाना तो खा लिया भैया। अब बस जा रही थी अनाज के दानों के लिए, तभी आप आ गए। चलो, आप भी चलो साथ। अरे नहीं टूनी बहन, आप जाओ, मुझे काम है थोड़ा। कालू सोचने लगा, अरे यार, आज तो भूखे रहना होगा। चलो गांव की तरफ देखते हैं, अगर कुछ दाने मिल जाएं। और वह गांव की तरफ चल पड़ा, पर उसे कहीं भी पकी फसल ना दिखी। पर उसकी नजर खेत में रखे एक पुतले पर पड़ी और वह रुक गया। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उस पुतले को लेकर वह चल पड़ा और जहाँ से जंगल के सभी पक्षी आया जाया करते, वहाँ रखकर उस पुतले के पीछे छिप गया और बाकी पक्षियों के आने का इंतजार करने लगा। तभी उधर से रानू अनाज के दाने लेकर आती दिखी। तभी कालू
पुतले के पीछे से बोल पड़ा। अरे ओ चिड़िया, सुन इधर। रानू ने देखा, वह डर कर रुक गई। इतने विशाल पक्षी को देखकर वह बोल पड़ा, आज के बाद तू जो भी अनाज या फल लाएगी उसका आधा हिस्सा मेरे पास छोड़कर जाना, वरना मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। ये सुनकर रानू डर गई और उसने कहा, नहीं नहीं, आप मुझे मत मारना, मैं आपको रोज आधा हिस्सा देकर जाया करूंगी। जा, अब यहाँ से चली जा। रानू चल पड़ती है। तभी मीनू आती दिखती है। उसे भी वह यही कहकर बुलाता है। हे महान पक्षी, मेरे 2 बच्चे हैं, अगर मैं आपको आधा अनाज दे दूंगी तो वो भूखे रह जाएंगे। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, आज घर आकर तेरे बच्चों को ही खा जाता हूँ, तब ये आसान हो जाएगा तेरे लिए। नहीं नहीं महान पक्षी, आप ऐसा मत करना, मैं रोज आपके लिए फल और अनाज लाऊंगी। ये बोलकर वह बेचारी घर पहुंची और आधे बचे अनाज के दाने बच्चों को दे दिया और खुद बेचारी भूखे सो गई। इधर कालू सारा अनाज और फल लेकर घर आ पहुंचा और पेट भरकर खाया, फिर सो गया। अब उसका रोज यही काम रहता। इधर इसी तरह मीनू बेचारी भूखे पेट सो जाया करती। फिर एक दिन कालू जब अनाज लेकर वापस लौटा तो टूनी उसके घर पर आई और उससे कहने लगी, अरे कालू भैया, आपने सुना क्या? क्या हुआ टूनी, कुछ बात है क्या? हाँ कालू भैया, पता है मीनू चिड़िया मर गई। अरे ये क्या कह रही हो, ये कैसे हुआ? तब टूनी ने बताया कि कैसे वह बड़े पक्षी की वजह से मीनू रोज भूखा ही सोया करती थी और वह कमजोर होती गई और आखिर एक दिन बेचारी मर गई। अब जाने उसके बच्चों का क्या होगा। जब कालू ने ये सुना तो वह सन्न रह गया और अपने किए गए अपराध का उसे एहसास होने लगा। वह भागा भागा मीनू के घर पहुंचा और रो रो कर सारी बात बताने लगा और सभी से माफी मांगने लगा। जब सभी को यह बात पता चली तो वह कालू को भला बुरा कहने लगे। फिर कालू ने कहा, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और इसकी कोई क्षमा नहीं है। अब से मैं इन बच्चों का देखभाल करूँगा और इनका ख्याल रखूँगा। फिर सभी पक्षी इस बात पर राजी हुए कि जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते कालू को कोई सजा नहीं दी जाएगी। जब वह बड़े हो जाएंगे तो फैसला बच्चे खुद करेंगे। उस दिन के बाद कालू बिल्कुल बदल गया और बच्चों का अच्छे से देखभाल करने लगा। अब आगे उन बच्चों का फैसला होगा कि उन्हें कालू के साथ क्या करना है। एक जंगल में 2 चिड़िया दोस्त रहा करते थे, चीचू और टूनी। दोनों बहुत मेहनती थे और बड़े दयालु भी। क्योंकि अब सर्दियां आने वाली थीं, तो दोनों ने सर्दियों के लिए अनाज के दाने व फल जमा करने लगे। चीचू, आज हम दाने लाएंगे और कल सूखे फल। तो आज हमें पश्चिम की तरफ जाना चाहिए, वहाँ हमें खेतों में बड़े दाने मिल जाएंगे। ठीक है टूनी, पर हाँ, तुम उसे उठाकर किसी और को मत दे देना। अभी सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों के बाद हम बाहर नहीं जा पाएंगे। हमारे पास पूरी सर्दियों के लिए अनाज और फल होने चाहिए। हाँ ठीक है, पर मैं उनकी मदद करती हूँ जब जरूरत होती है, और ये हर किसी को करनी चाहिए। हाँ बस मैं वही कह रहा था, बाकी ध्यान रखना। अब चलो अनाज के दाने लाते हैं। फिर वे चल पड़े। ऐसे ही अनाज और फल इकट्ठा करने लगे। कभी टूनी अनाज लाने जाती तो कभी चीचू। एक दिन चीचू अनाज के दाने लेने बाहर गया हुआ था और टूनी घर पर ही थी। अब सर्दियां भी दस्तक दे चुकी थीं। तभी टूनी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। टूनी बेटा, घर पर हो क्या? किसी ने आवाज लगाई। टूनी ने जब दरवाजा खोला तो सामने रानू मौसी थी। वह रोते रोते बोली, अरे टूनी बेटा, मुझे कुछ अनाज के दाने दे दो, आज मैं नहीं ला पाई। जैसे ही लाऊंगी तुम्हें वापस कर दूंगी। अरे क्यों नहीं मौसी, मैं अभी लाई। टूनी अनाज के दाने लाकर उसे दे देती है। कुछ देर बाद बुलबुल उसके पास पहुंची और कहने लगी, अरे टूनी बहन, मुझे एक मदद चाहिए थी। क्या आप मुझे 2 दिन के लिए
उधार अनाज के दाने दे दोगी? मेरे पति अभी बाहर गए हैं दानों के लिए और मैं बीमार चल रही हूँ, तो अनाज के लिए कहीं नहीं जा पा रही। अगर 2 दिन का कर दो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे हाँ, क्यों नहीं बुलबुल बहन, आप ले जाओ और अपना ध्यान रखो। बुलबुल दाने लेकर घर पहुंची। उसके घर में पहले अनाज के दाने भरे हुए थे, पर अपनी चालाकी से वह टूनी से भी अनाज ले आई। बस अब आराम से सर्दियाँ कटेंगी। इधर टूनी के पास बस 5 दिन के लिए ही दाने बचे थे, जिसमें वह 3 दिन उधार दे चुकी थी। फिर उसने सोचा, कोई बात नहीं, चीचू जब तक आ जाएगा फिर जाकर और अनाज के दाने ले आऊंगी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। जंगल में भयंकर बर्फीला तूफान आ गया। अब टूनी के पास अनाज के दाने नहीं थे। वह पहले रानो के घर गई। उस भयंकर ठंड में भी बाहर तूफान जोरों का था। वह रानो को आवाज लगाती है। रानो खिड़की से ही कहने लगती है, अरे टूनी बेटा, मेरे पास अभी अनाज नहीं है। ये तूफान रुका तो अनाज लाकर तुम्हें दे दूंगी। इतना कहकर वह खिड़की बंद कर लेती है। अभी इसको मैं दाने वापस नहीं कर सकती, जाने ये तूफान कब रुके। इधर टूनी बुलबुल के घर पहुंची और आवाज लगाने लगी, बुलबुल बहन, ओ बुलबुल बहन। पर अंदर से कोई आवाज ना आया। काफी देर बाद टूनी थक कर और ठंड से बेहाल होकर घर आ गई। उधर बुलबुल सोचती है, जरूर ये अपने अनाज के दाने लेने आई होगी। जरा भी सब्र नहीं है, अभी इसे दूंगी तो जाने मेरा क्या होगा, और क्या पता ये तूफान कब रुके। इस तरह 1 से 2 और 2 से 3 दिन बीत गया। तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब टूनी भूख से बेहाल हो गई, मानो अब उसके प्राण बस कुछ ही क्षण में निकल जाएगा। तभी उसके कानों में आवाज आई। टूनी, क्या हुआ तुम्हें? उसने आंख खोलकर देखा तो चीचू उसे आवाज दे रहा था। फिर चीचू ने उसे अनाज के दाने दिए और इतने दिन वह कैसे एक पेड़ की खोडर में छिपा रहा तूफान से ये बताया। फिर टूनी के हाल के बारे में पूछा। टूनी ने सारी बात उसे बताई। तब चीचू ने कहा, मैंने तुम्हें हमेशा कहा कि हद से ज्यादा अच्छा बनना हमें नुकसान ही देता है। लोग अक्सर हमारा फायदा उठा लिया करते हैं, पर जब हमें जरूरत होती है तो कोई नहीं आता। टूनी उसकी बात सुन और समझ रही होती है। सुंदरबन में हर शाम दुकान लगा करती। कोई फल बेचता, कोई अनाज, तो कोई समोसे और जलेबी। उन्हीं सभी दुकानों में कालू का भी एक दुकान था। वह जलेबी और समोसे बनाया करता और वह काफी मशहूर भी था। गरम गरम जलेबी बनने जा रही है, साथ में गरम समोसे भी हैं। आओ स्वादिष्ट जलेबी समोसे का मौज उड़ाओ। सभी पक्षी उसकी दुकान पर पहुंचने लगे। वहीं पास में ही चीचू की दुकान भी थी। वह बहुत मेहनती थी, पर वह जलेबी बनाया करती। और उसकी जलेबी सारे पक्षी जब ही खरीदते जब कालू की बिक जाया करती थी। हे भगवान, अब और क्या करूं मैं? जाने लोग मेरी जलेबी क्यों नहीं खरीदते। जब कालू की जलेबी और समोसे बिक गए तो चीचू उसके पास जाती है। अरे कालू भैया, कुछ हमें भी सिखा दो। जलेबी कैसे बनाऊं कि वो थोड़ा बिक पाए। मेरी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं। वैसे तो शायद मुझे दुकान बंद करनी पड़ेगी, फिर जाने क्या करूंगी। कालू बड़ा घमंडी था। आखिर घमंड ही क्यों ना हो, उसको किसी चीज की कमी थोड़ी थी। ऊपर से उसकी दुकान एकदम मस्त चल रही थी। तभी कालू बोल पड़ा, अरे चीचू बहन, जो काम नहीं आता वो करते क्यों हो? इससे अच्छा है तुम राजा साहब के यहाँ नौकरी कर लो। दुकान या व्यापार करना हमारे बस की बात नहीं है। और मैं तुम्हें क्या बताऊं, जलेबी बनाने का तरीका सब एक ही है।
सब जलेबी एक ही तरीके से बनाते हैं। अब तुम्हारे हाथ में ही स्वाद नहीं है तो कोई कैसे तुम्हारी जलेबी खरीदेगा? मेरी मानो तो कोई नौकरी ढूंढ लो। ये कहकर वह वहां से चल पड़ा। चीचू घर आकर यही उधेड़-बुन में लगी रही कि क्या सच में उसे दुकान बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन वह इसी तरह दुकान पर बैठे बैठे सोच रही होती है। तभी उसकी दुकान पर एक चिड़िया आती है। अरे आइए, जलेबी लगाओ आपके लिए, अभी अभी बनाई है। हाँ बहन, एक प्लेट लगा दो। फिर वह खाने बैठती है। तभी सामने कालू की दुकान पर लाइन लगनी शुरू हो जाती है। ये देख वह चिड़िया चीचू से पूछती है, अरे बहन, ये उनकी दुकान में तो काफी भीड़ है, ऐसा क्या बनाते हैं वो? तभी चीचू कहती है जलेबी और समोसे। और फिर सारी कहानी उस चिड़िया को बता देती है। बहन, एक बात कहूँ मैं नौकरी तलाश कर रही हूँ। अगर आप कहो तो मैं 1 महीने आपकी दुकान पर काम कर लूँ। अगर आपकी दुकान को मुनाफा हुआ तो मुझे तनख्वाह देना, वरना नहीं। चीचू सोच में पड़ जाती है, फिर उसे हाँ कह देती है, क्योंकि वैसे भी उसको कोई नुकसान ना था। बहन चीचू, मेरा नाम टोनी है। अब मैं चलती हूँ। सुबह मैं दुकान पर सही वक्त पर पहुँच जाऊंगी। ये बोल वह चल पड़ी। अगली सुबह टोनी ने जलेबी बनाकर आवाज लगानी शुरू कर दी। जलेबी ले लो, आधे दामों में जलेबी, और अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। ये सुन सभी पक्षी पहुंच गए उसकी दुकान में। जलेबी परोस दी गई। देखते ही देखते भीड़ बढ़ती गई। सभी जलेबी की तारीफ कर वहां से पूरे पैसे देकर जाने लगे। ये सब देख कालू बेचैन होने लगा। अरे अब ऐसा क्या है उसकी जलेबी में जो मेरी जलेबियाँ बिकनी बंद हो गई? इसी तरह 3-4 दिन बीते। उधर कालू परेशान रहने लगा। फिर उसने एक तरकीब सोची और जलेबी बनाकर उसमें दवाई डालकर सभी पक्षियों के घर के बाहर छोड़ आया। सुबह होते ही सभी ने जलेबी देखी तो मारे खुशी के वे खाने को तैयार हो गए। तभी उनकी नजर एक पर्ची पर पड़ी। उसमें लिखा था, यह जलेबी चीचू की तरफ से है। आप सभी को, आज चीचू का जन्मदिन है तो आप सभी के लिए भिजवाई है, आपका अपना चीचू। सभी ने पूरी जलेबी ठूस ठूस कर खाई। कुछ देर बाद उनके पेट में गड़बड़ शुरू हो गई और सभी शौचालय की तरफ भागे। अरे अंदर कौन है? भाई जल्दी निकलो, वरना यही रायता फैल जाएगा। ये कमबख्त चीचू को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कैसी दुश्मनी निकाली है उसने। हाँ भाई, मैं भी परेशान हूँ सुबह से। अरे कौन गया है भाई? अंदर से निकलो भाई। फिर सभी ये शिकायत लेकर राजा साहब के पास पहुँचे। राजा साहब ने जब सारी बात सुनी तो उन्होंने कहा, अरे चीचू, जरा वो जलेबी मुझे भी खिला दो। कितने वैद कर लिए पर इन सब की तरह सोच नहीं जा पा रहा। नहीं राजा साहब, मेरी जलेबी में ऐसा कुछ नहीं, आप खाकर देखें। राजा ने खाई पर उसे कुछ नहीं हुआ। फिर वो बोल पड़ा, अरे कोई है जो मुझे शौचालय तक पहुंचा सके तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये सुनते ही कालू ने झट से पोटली निकाली और राजा साहब से कहने लगा, राजा साहब, इसको जलेबी के साथ खाएं, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और मुझे इनाम दे दें। अब अपराधी सामने था। राजा साहब ने कहा, अच्छा, तो तुमने ये सारा खेल खेला है, अब अपना इनाम जेल की कोठरी में लेना। इस तरह ईमानदारी और मेहनत की जीत हुई। सर्दियों का मौसम बस करीब था। जंगल में सभी तैयारी करने में लगे हुए थे। उन्हीं सब में कालू भी था, जो इन सब से बेफिक्र होकर अपने घोंसले में सोया रहता। बस उसका रोज का काम यही होता कि सुबह अपने पड़ोसी टूनी और चीचू के साथ अनाज के दाने लाता और खाकर सो जाता। आज टूनी और चीचू दोनों सुबह सुबह उसके घर पहुंचे। कालू भैया, चलो उठ जाओ, दाने लाने नहीं जाना है क्या? कालू उड़ जाता है। अरे हाँ टूनी बहन,
जाना तो है, पर सुबह सुबह बहुत प्यारी नींद आती है, उठने का मन ही नहीं करता। हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अब तो सर्दियाँ भी आने वाली हैं। सुबह थोड़ी ठंड रहने लगी है हम, और सोने का आनंद ही अलग आता है। पर हम अगर सुबह खेत के दाने नहीं लाए तो फिर किसान जाग जाएंगे। फिर तो एक दाना लेना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ टूनी बहन, चलो। फिर तीनों चल पड़ते हैं। खेत में पहुंचकर वे अपने लिए दाने ले लेते हैं। चीचू को शांत देख कालू पूछता है, अरे चीचू भाई, तुमको क्या हुआ? इतना शांत क्यों हो भाई? कुछ नहीं कालू भैया, सर्दियाँ आ रही हैं, पर पास में करने को कुछ भी नहीं। कुछ दिन बाद दूसरे देश से पक्षी हमारे जंगल में घूमने आएंगे। मैंने सोचा था कि छोटा सा होटल खोलूं, ताकि उससे कुछ कमाई हो जाए और अनाज के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। अच्छा, तो ये बात है। तो क्या हुआ? जितने भी घर बनाने होंगे मैं उसमें मदद कर दूंगा। वाह कल्लू भैया, हम तो यही सोच रहे थे कि आपसे बात करेंगे, और आपने तो सामने से ही कह दिया। ये सुन चीचू और टूनी खुश हो गए और फिर तीनों वहां से दाने लेकर चल पड़े अपने घर की तरफ। अगली सुबह तीनों जंगल से लकड़ियां लाकर घर बनाने में लग गए। कालू ने टूनी और चीचू की खूब मदद की और अगले 2-3 दिन में चीचू और टूनी का होटल बनकर तैयार हो गया। कालू भैया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना साथ दिया। आप बताओ, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? बस इतना कि मुझे चैन से सोने देना, कम से कम 2 दिन। बहुत थक गया हूँ। और हाँ, एक काम और, जब मैं अपना घर बनाऊं तो उसमें थोड़ी मदद कर देना बस। हाँ भैया, जरूर। टूनी ने भी यही कहा। टूनी चीचू के साथ उसके होटल में काम करने लगे। दोनों साथ में होटल चलाने लगे। इधर कालू का वही काम, सुबह दाने लाना और सो जाना। आस पड़ोस के पक्षियों ने जब यह देखा कि कालू कैसे चीचू और टूनी की मदद की, तो वे भी कालू का फायदा उठाने उसके पास आ गए। कालू ने सबकी मदद करने का फैसला किया। अरे कालू, तू बता, बदले में तुझे क्या चाहिए? अरे नहीं रानू मासी, बस सर्दियाँ आने से पहले मेरा घर बनाने में मदद कर देना, या काम के बदले कुछ अनाज दे देना, मुझे रोज सुबह उठना न पड़े। सभी राजी हो गए। फिर कालू ने सभी के घर बनाने में खूब मदद की। दिन रात मेहनत करने के बाद उनके घर बनकर तैयार हो गए। अरे कालू, मैं भी तेरे घर बनाने में मदद कर दूंगी। अनाज तो नहीं दे पाऊंगी अभी। ठीक है रानू मासी, कोई बात नहीं। फिर वो दूसरे के पास गया, उन्होंने भी उसे यही कहा। फिर कालू घर आकर सो गया। कुछ दिन बीते, अब सर्दियां बढ़ने लगी। रात में ठंड ज्यादा होने लगी। कालू को अब लगने लगा उसे घर बना लेना चाहिए, इसलिए वह सुबह होते ही टूनी और चीचू के होटल पहुंचा और उससे किया वादा याद दिलाया। चीचू टूनी उससे कहने लगे, अरे कालू भाई, अभी तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, कुछ दिन रुक जाओ, मना थोड़ी किया है। फिर कालू रानू मौसी के घर पहुंचा। अरे कालू बेटा, तू खुद देख रहा है मैं इस उम्र में तेरी मदद कैसे कर पाऊंगी। मैं तुझे बदले में अनाज दे दूंगी, पर वो भी सर्दियों के बाद, क्योंकि सर्दियों में मेरे अनाज खत्म हुए तो मैं कहाँ जाऊंगी। कालू वहां से भी निराश होकर बाकी पक्षी के पास पहुंचा। सबने एक से बढ़कर एक बहाना बनाया। कालू गुस्से से घर पहुंचा और उसने तय किया कि इन सबको सबक जरूर दूंगा जो इन्होंने मेरे साथ किया। फिर जैसे तैसे रात बिताने के बाद कालू सुबह सुबह निकल पड़ा। रानू मौसी और बाकी दानों के लिए बाहर गए थे। कालू ने उनके घर में आग लगा दी। फिर चीचू और टूनी के होटल जाकर उसके खाली पड़े होटल में आग लगा दिया। फिर आकर अपने घोंसले में बैठ गया। फिर सभी लौटे और लौटकर जब अपने घर का हाल ऐसा देखा तो सभी बारी बारी से कालू के पास पहुंच गए और कहने लगे, मुझे पता है कालू, ये सब तूने किया है। तूने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? मासी, आज
तुम सबको बहुत तकलीफ हुई, इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। पर आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया? आपका घर बनाने में मैंने दिन रात मेहनत की, पर जब मैं आप सबों से मदद मांगने गया तो किसी ने मेरी मदद नहीं की। सभी शांत होकर उसकी बातें सुनी और अपने किए का माफी मांगे। हमें माफ कर दो कालू भैया, हमने आपके साथ गलत किया। चीचू ने कहा। आज ही हम आपका घर बनाएंगे। फिर सभी लग गए। सभी ने एक दूसरे का घर बनाने में काफी मदद की। इस तरह सर्दियों से पहले सबके घर बनकर तैयार हो गए। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।